महाराष्ट्र का पुणे, साल 1994। एक घर में 7 लोगों के मारे जाने की खबर मिलती है। पता चलता है कि ये पुणे के उस इलाके का बड़ा और नामी परिवार था। लोग इन्हें राठी परिवार के नाम से जानते थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है मौके पर। घर के हालात देखकर, हर जगह खून देखकर हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि उस समय के लिए ये काफी अलग, काफी भयंकर और काफी बेरहम मामला था। पता चलता है कि मरने वाले लोगों में एक गर्भवती यानी प्रेग्नेंट औरत, 2 छोटे बच्चे और घर की एक नौकरानी भी शामिल है। हत्याएं इस तरह से हुई थीं कि घर में हर जगह खून ही खून बिखरा था। अलमारियां बिखरी हुई थी। साफ लग रहा था कि चोरी या डकैती का ये मामला हो सकता है। लेकिन जितनी बेदर्दी से खून किया गया था, उस वक्त पुलिस को ये भी लगा कि हो सकता है कि किसी बदले के लिए इन सभी का कत्ल किया गया हो। जल्द ही ये मामला मीडिया में छा गया। हर तरफ इस मामले की चर्चा हो रही थी। पुलिस जांच शुरू करती है और जांच शुरू होते ही एक चीज साफ हो जाती है कि इस वारदात को एक से ज्यादा लोगों ने अंजाम दिया है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। पुलिस को तमाम सबूत मिलते हैं और आखिरकार मामले में कुल 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब इससे आगे क्या होता है कि पुलिस कस्टडी में एक आरोपी सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाता है। वो कहता है कि इन हत्याओं को अंजाम दिया था नारायण चेतन राम चौधरी ने। अब मामला कोर्ट में जाता है। आरोपियों को उम्र कैद और फिर फांसी की सजा मिलती है। अब फांसी की सजा लाजमी थी, क्योंकि अपराध खुद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का था। 7 लोगों की हत्या हुई थी और वो भी बहुत बेरहमी से। लेकिन आरोपी अब हायर कोर्ट में अपील करते हैं। सितंबर 2000 के अपने फैसले में हाई कोर्ट इस अपराध में शामिल इन दोनों आरोपियों की तुलना खून का स्वाद चखने वाले एक पागल जानवर से करता है। तो सितंबर 2000 में पहले मुंबई हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट इस मौत की सजा को बरकरार रखता है। कोई भी कोर्ट दया दिखाने के मूड में था ही नहीं। दोनों आरोपी अब अपनी मौत की सजा का इंतजार करने लगते हैं। कुल मिलाकर राठी परिवार को इंसाफ मिल चुका था। दोनों आरोपियों को सजा मिली थी और वो भी फांसी की सजा। लेकिन यहाँ से कहानी का एक और सिरा शुरू होता है। अब नई कहानी शुरू होती है, जो कि है एक इन्हीं में से आरोपी की, नारायण चेतन राम चौधरी की। दरअसल नारायण राजस्थान का रहने वाला था और घर से भागकर पुणे पहुंचा था। पुणे आने के कुछ ही समय बाद वो इस अपराध में पकड़ा गया और फिर जेल पहुंच गया। बताया जाता है कि पुलिस ने इसे राजस्थान से ही गिरफ्तार भी किया था। अब जेल में रहते हुए नारायण का मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगा। मौत का इंतजार करते करते कब उसने अपनी स्कूलिंग पूरी की, नॉवेल्स पढ़नी शुरू की, किताबें पढ़नी शुरू की, उसे पता ही नहीं चला। किताबें भी अलग अलग राइटर्स की। जेल में कुछ साल बीतने के बाद उसने कुछ ही समय में हिंदी और मराठी लिखनी पढ़नी दोनों सीख ली थी। विदेश के बारे में नॉवेल्स के जरिए पढ़ा। बाहर के लोग, उनका समाज कैसा होता है, कौन सा देश कहाँ पर है, ये सब कुछ किताबों के जरिए उसने पढ़ा और समझने की कोशिश की। तमाम अखबार अब नारायण पढ़ने लगा था। ऐसा करते करते कई साल बीत गए और साल 2005 आया। जेल में रहकर स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाला नारायण अब आगे पढ़ना चाहता था। उसने ग्रेजुएशन कोर्स करने के लिए राजस्थान में अपने परिवार से कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने को कहा। डॉक्यूमेंट के जरिए नारायण को एक हैरानी वाली बात पता चली कि उसकी उम्र उस वारदात के समय 12-13 साल ही थी, यानी उस समय वो जुवेनाइल किशोर था। साथ ही उसका नाम नारायण नहीं बल्कि निराना राम चौधरी था। अब आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे देश में किसी जुवेनाइल को किसी अपराध के लिए मैक्सिमम सजा 3 साल की मिलती है। कुछ सालों में अदालतों ने जुवेनाइल होने की उम्र बदली है, लेकिन कानून यही है कि अपराध में शामिल कोई शख्स अगर जुवेनाइल है तो उसे 3 ही साल की सजा मिलेगी। याद हो तो निर्भया मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा हुई थी। एक आरोपी ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी और जो छठा आरोपी था, क्योंकि अपराध के वक्त वो 18 साल से कम उम्र का था, इसीलिए उसे 3 साल के बाद ही रिहा कर दिया गया था। हालांकि उम्र कम रही होगी तो इसे लेकर निराना राम ने ज्यादा नहीं सोचा,
लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान ही उसने एक दिन अखबार में एक खबर पढ़ी। एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान था। कोर्ट का कहना था कि किशोर या नाबालिग होने का दावा करने के लिए वारदात के समय आरोपी की उम्र पर विचार किया जाना चाहिए। निराना राम को एहसास हुआ कि ये बात उस पर भी लागू होती है। अब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के समय उम्र गलत लिखी थी, ये बात तो पता चल गई, लेकिन ये बात पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई कि पुलिस फाइलों में उसका नाम गलत कैसे पहुंचा और उम्र भी भला गलत कैसे लिखी गई थी। हालांकि इसके बारे में निराना राम कहते हैं कि महाराष्ट्र में नामों को अक्सर छोटा कर दिया जाता है। जैसे अगर किसी का नाम तुकाराम है तो लोग उसे तुका कहने लगते हैं। अब निराना राम कहने में थोड़ा मुश्किल था, इसलिए वो निराना राम को नारायण बनाते गए। यहाँ एक और बात साफ नहीं थी कि निराना राम का नाम और उम्र गलत तरीके से कैसे दर्ज की गई, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में उसकी उम्र 22 साल से ज्यादा बताई गई थी। अब 12 साल का बच्चा और 22 साल का शख्स दिखने में तो जाहिर तौर पर अलग होगा, लेकिन इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है कि ये इतना अजीब ब्लंडर कैसे हो गया, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट और ना ही निराना राम के वकीलों के पास शुरुआती केस फाइलों का एक्सेस था। अब जैसे ही निराना राम को ये सब पता लगा कि उसके मामले में क्या कुछ हुआ है, तो उसने जेल अधिकारियों से इसे लेकर बात की। उसने बताया कि उसकी उम्र का पता लगाया जाए, क्योंकि उसके साथ इस तरह का पूरा केस हुआ है और कायदे से उसे 2005 में ही रिहा हो जाना चाहिए था। जेल ऑफिसर्स मान गए, लेकिन जो रिपोर्ट्स आईं उसके रिजल्ट में काफी ज्यादा गैप था, बहुत ज्यादा बफर था। रिपोर्ट में पता चला कि 2005 में उसकी उम्र 22 से 40 साल के बीच कोई भी हो सकती है, जिसका मतलब था कि घटना के समय उसकी आयु 11 से 29 साल के बीच कुछ भी हो सकती थी। निराना राम की उम्मीद के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन वो जो कह रहा था उस बात का कंफर्मेशन भी नहीं हो पा रहा था। जो टेस्ट उसने कराए थे उन रिपोर्ट्स में भी कोई हेल्प नहीं मिली। तो ऐसे में केवल एक ही चीज थी जिसे वो दिखा सकता था और दे सकता था, वो था उसके उस स्कूल का डॉक्यूमेंट जहां 3rd क्लास में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो सभी जरूरी दस्तावेज को हासिल करने के लिए और इसी बीच कुछ ह्यूमन राइट्स के वकीलों से बात करने के बाद आखिरकार 2014 में वो प्रोजेक्ट 39A से जुड़ा, जो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। यहाँ बता दूं कि प्रोजेक्ट 39A ये दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक क्रिमिनल जस्टिस प्रोग्राम है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की। निराना राम से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए एक जज को लगाया गया। सामने आया कि जुर्म के समय वाकई निराना राम की उम्र 12 साल थी। कई चीजें सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला प्रशासन के सुस्त और लापरवाह रवैये को दर्शाता है। खुद निराना राम के मामले पर काम करने वाली टीम का कहना है कि इसमें जो गलतियां हुई उसका जिम्मेदार कोई एक नहीं बल्कि कई पार्टियां हैं और इसकी शुरुआत इस मामले की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से होती है, जिन्होंने निराना राम के नाम और उम्र को सही तरीके से वेरीफाई ही नहीं किया। यहाँ तक कि प्रोसिक्यूटर और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले जिन जजों ने इस मामले की सुनवाई की वो भी इस मामले में बराबर के दोषी या फिर जिम्मेदार हैं। तो सितंबर 2022 तक मामले में सभी दलीलें सुनी गई। 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने निराना राम को रिहा कर दिया। कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा कि हमारे दिमाग में जो पहलू आया वो ये था कि क्या 12 साल का लड़का इतना बड़ा अपराध क्राइम कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इंक्वायरिंग जज की रिपोर्ट की जांच करते समय इस पहलू को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर क्रिमिनोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है। खुद निराना राम भी यही कहता है कि उसे खुद कुछ भी याद नहीं है। उसे तो ये तक याद नहीं है कि वो पुणे कैसे पहुंच गया था। तो जेल से छूटने के बाद निराना राम ने बताया कि बीते 26-27 साल से वो जेल में बंद था। इस दौरान उसने सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उसने बताया था कि कैसे वो भीड़ में चलना सीख रहा है, क्योंकि उसे इन सब की आदत नहीं है। वो सीख रहा है कि लोगों से कैसे बात की जाती है ताकि किसी को उसकी बातों से बुरा ना लग जाए।
निराला राम ने यह भी कहा था कि जेल से बाहर आने के बाद वो अब लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करना चाहता है, वकील बनना चाहता है। अब यहाँ शायद आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हो अगर वाकई में निराला राम ने उस छोटी सी उम्र में वो 7 कत्ल किए होंगे, क्रिमिनल माइंड भी उसका हमेशा से रहा हो। तो इसे लेकर और इसका जवाब प्रोजेक्ट 39A से जुड़े कुछ लोग देते हैं। वो कहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं है और कोई विक्टिम नहीं है, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि अपराध करने वाले सभी बच्चों या टीनेजर्स के साथ विक्टिम्स जैसा बिहेव करना चाहिए या उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। कुछ बच्चे जरूर ऐसे होते हैं जो हिंसक होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन ऐसे बच्चों की संख्या काफी कम है और ज्यादातर बच्चों में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। एक और मेजर ट्विस्ट यहाँ बचा है। सितंबर 2023 यानी रिहा होने के करीब 1 से 1.5 साल के बाद एक बार फिर निराला राम जेल पहुंच जाते हैं। दरअसल सितंबर में निराला राम को करीब 3.5 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। पता चला कि रिहा होने के बाद निराला राम वापस अपने घर राजस्थान चले गए थे और अपने घर वालों के साथ रहने लगे थे। लेकिन इस दौरान उन्हें एक शख्स मिला जिसने उन्हें पुणे आकर ड्रग्स डिलीवर करने का काम दिया था। इस मामले में फिलहाल कोई अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन केस कोर्ट में है और निराला राम शायद एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। 12 साल की उम्र में जेल गए निराला राम 41वें साल में जेल से बाहर निकले थे और 43-44 की उम्र में एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? राठी हत्याकांड से लेकर निराला राम को जेल में रहकर पढ़ाई लिखाई करने और फिर जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से क्राइम की दुनिया में उनके लौटने पर जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।